न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ। हमारे साथ इस वक्त एक ख़ास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार राज्य के एमएलसी और जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर और अभी जो विधानसभा इलेक्शन है उसके स्टार प्रचारक मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब है। हम उनसे कई चुनाव के मुतालिक हम कुछ सवालात करेंगे। हम जानेंगे कि जनता दल यूनाइटेड इस बार पूरे बिहार में किन किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ रही है। जनता दल यू के नेता, हम सबों के लीडर, बिहार के मुख्यमंत्री मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब देश के ऐसे लीडर हैं जिन पर किसी ज़ात या किसी मजहब या किसी बिरादरी की छाप नहीं है। हिंदुस्तान में बिहार को ये गौरव प्राप्त है कि आज के डेट में जहाँ पूरे मुल्क में धर्म आधारित, जात आधारित, बिरादरी आधारित लीडर हो रहे हैं, वैसे माहौल में नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हैं और सबके लीडर हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर हैं जो सबके हैं, किसी एक कम्युनिटी के नहीं, किसी एक धर्म के नहीं, किसी एक बिरादरी के नहीं, सबके। और उस सब में सवाल ये उठता है कि सबके कैसे। जी, मैं वही पूछने वाला था आपसे कि सबके कैसे। तो सबके ऐसे हैं कि भागलपुर का दंगा हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। कोबी ऊपर, लाशों पर कोबी रोपी गई, सबने देखा। और जिस आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव को मुसलमानों ने हमदर्द समझा था, उसी हमदर्द ने, लालू प्रसाद यादव ने भागलपुर के दंगाइयों को, कातिलों को, आबरू लूटने वालों को, हामिला औरतों को खांती से मार मार कर खत्म करने वालों को, मुस्लिम के बच्चों के लाश पे कोबी रोपने वाले को सोने का मुकुट पहनाया था। ये पूरी दुनिया ने देखा। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो बाशऊर तबका है, जिसको अदालत पर, न्याय पर, कानून पर एतमाद था, उनके घर क्या बीती होगी साहब। ऐसा भी होता है। लेकिन नीतीश कुमार सत्ता में आने के बाद 2005 में उस दंगा की दोबारा जांच कराए, अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और जितने लोग उस पीरियड में एफआईआर नहीं करा सके थे उसका भी एफआईआर हुआ और वो 42 दंगाई कानून के दायरे में आए और उनको उम्र कैद की सजा हुई। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कानून का राज काम किया। सर, ये कानून का राज सिर्फ नहीं कायम किया, न्याय के साथ कानून किया, इंसाफ के साथ, मसावात के साथ। लेकिन सर, जब इंसाफ के साथ कानून की बात आती है, आपकी पार्टी, जिस पार्टी के साथ मरकज़ में अलायंस है, सेंट्रल में, आप जिस दंगे की बात करते हैं, भागलपुर दंगे के वाक़े की बात करते हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता सर, जिस तरह से कानून बनाया है सीए, क्या उस दंगे से उसकी मसावत अगर हम करें, उसकी बराबरी अगर करें, अगर ओपोजिशन हमेशा ये कहता है कि वो भागलपुर जो देश में जितने दंगे हुए, कहीं उससे खतरनाक ये कानून लाया गया सीए। सर, सीए आपके पार्टी ने समर्थन भी कर दिया उसको। सीए की असलियत बतावें? जी जी, प्रूफ के साथ। जी सर। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में आपको दिखा देता हूं। 2003 में देश के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। नागरिकता कानून लाया जाए, इसके लिए
पहला प्रपोजल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लाए थे 2003 में। अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। उस नागरिकता संशोधन कानून के लिए एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के चेयरमैन प्रणब मुखर्जी थे। उस कमेटी में मेंबर कपिल सिब्बल थे। उस कमेटी में मेंबर अंबिका सोनी थी। उस कमेटी में मेंबर पीएस संगमा थे। उस कमेटी में मेंबर बिहार के बड़े कद्दावर मुसलमानों के हमदर्द कहलाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव थे। वो कॉपी मेरे पास मौजूद है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में दे रखा हूं। उस प्रोसीडिंग में जो समिति बनी थी, ये वही नागरिकता कानून है जिस नागरिकता कानून की अस्थाई समिति, जिसमें प्रणब मुखर्जी, लालू प्रसाद यादव, कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी, पीए संगमा जैसे सरीखे लोगों ने मिलकर ड्राफ्ट किया था। अब जो सबसे बड़ी पेचीदगी थी वो था एनपीआर, और एनपीआर पर पूरा बवाल था। उस एनपीआर को किसी दूसरे के बदलवाने की हिम्मत नहीं थी। और आज भी मैं चुनौती देकर कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस या शरद पवार जी की पार्टी या आरजेडी अगर अपने आप को सेकुलर और अपने आप को सीए विरोधी मानती है, तो जिस तरह नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के कांधे पर और सरकार चलाते हुए बिहार में एनपीआर 2010 और एनआरसी नहीं होगा, सदन में रेजोल्यूशन पास करके केंद्र को भेज दिया। अगर हिम्मत है तो इसी तरह का एक रेजोल्यूशन महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार, सेकुलर कहलाने वाली कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी पर चल रही है ना, एक रेजोल्यूशन पास करा के वहां से दिखा दें। तो सर यहाँ बिहार की जनता ये मान ले कि बिहार में एनआरसी नहीं होगी। किसी कीमत पर एनआरसी बिहार में नहीं, पूरे देश में नहीं होने जा रही है। एनपीआर 2010 के पैटर्न पर होगा। ये पार्लियामेंट में वक्तव्य आ चुका है, होम मिनिस्टर बयान दे चुके हैं। और ये भी कमाल है, ये करिश्मा कह लीजिए, ये चमत्कार कह लीजिए राजनीतिक, ये विल पावर कहिए नीतीश कुमार का, कि नीतीश कुमार के बिहार विधानसभा से भेजे हुए प्रस्ताव का असर था कि एनपीआर में कोई कागज नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई खसरा खतियान नहीं, कोई सर्विस बुक नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई कागज नहीं लगेगा। जैसे 2010 में हुआ था वैसे होगा। और ये काम, ये क्रेडिट नीतीश कुमार की है जो पूरे देश के लिए बन गया। मैं तो चाहूंगा कि जितने लोग धरना देकर के क्या क्या कह रहे थे, अगर उनमें जरा सा भी इंसाफ जिंदा हो तो फिर धरना देकर के धन्यवाद दें, शुक्रिया अदा करें और कहें कि जो असंभव दिख रहा था पार्लियामेंट से, वो संभव नीतीश कुमार जी आपके रेजोल्यूशन ने कर दिया। लेकिन जैसे जैसे सर जिस तरह की आप दावे करते हैं, चाहे वो सीए को, एनआरसी को, और बेबाकी से आप बोलते भी अक्सर देखा भी गया है, लेकिन क्योंकि अभी इलेक्शन का मामला है, इलेक्शन का दिन चल रहा है पूरे बिहार में, इसी दौरान जिस पार्टी के साथ आपकी अलायंस है उस पार्टी के नेता मरकजी वजीर सत्यानंद, मैं आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या पूछने वाला हूँ आपका। राजद की सरकार आएगी बिहार में तो बिहार में कश्मीर से दहशतगर्द आ जाएंगे। कितना इत्तेफाक रखते हैं आपके अलायंस से इस बयान से? ऐसा है कि उन्होंने क्या कहा वो तो हम पूरा सुने नहीं, लेकिन आप जब कह रहे हैं तो जो हमारे अलायंस पार्टनर के जो मंत्री हैं माननीय,
उनको वो दिन याद है कि लालू जी के 15 साल वाले शासन में 4 बजे के बाद कोई बाइक वाला आपके किशनगंज से बहादुरगंज जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अररिया से कोई किशनगंज 7 बजे के बाद आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। ये तो बहुत दूर हो गया ना। हद तो ये है कि शाम को 7 बजे के बाद नेशनल हाईवे पर कब कहां कौन लूटा जाएगा इसकी भी गारंटी नहीं थी। उनके कहने का तथ्य या तत्पर ये रहा कि उनकी सरकार आएगी तो फिर वही अराजकता का माहौल होगा, चैनों शब्दों के चयन में कुछ हेरा फेरी हो सकता है। इसे दुनिया जान रही है, खूब बढ़िया से जान रही है कि नीतीश कुमार के शासन में न किसी बलि की चलेगी न किसी बाहुबली की चलेगी। चलेगी तो कानून वाली, न्याय वाली, संविधान वाली चलेगी। और नीतीश कुमार इसकी परवाह नहीं करते हैं। अगर सत्ता की परवाह करते तो एनआरसी 2010 और एनपीआर 2010 और एनआरसी नहीं होगा का ये प्रस्ताव सदन में लाना, बिहार विधानसभा में अपनी सरकार को मक्तल में उतारना था ना जी। कहां नीतीश कुमार ने इस पर समझौता किया? तो इसका मतलब हम ये समझे कि अब इसी मुद्दे पर इलेक्शन होगी क्या? ये कोई मुद्दा है ही नहीं है। चलिए असल मुद्दा बिहार की तरक्की, सड़कों की जाल बिछ गई, गांव तक बिजली पहुंच गई, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो गई, काम तेजी से चल रहा है, राजधानी से गांव की दूरी समेट ली गई, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, काश्त और खेती को बढ़ावा देने के लिए इसी जगह, इसी किशनगंज में एपीजे अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज किसने खोला? नीतीश कुमार ने। और इसी एनडीए की सरकार में रहते हुए अलीगढ़ के लिए शाख की सबसे पहले किसने पहल की? नीतीश कुमार ने। बंगाल में भी तो सरकार सेकुलर वालों की थी, क्यों नहीं सोचा? आपके कर्नाटका में भी थी, क्यों नहीं सोचा? झारखंड में भी थी, क्यों नहीं सोचा? मध्य प्रदेश में भी थी, क्यों नहीं सोचा? लेकिन नीतीश कुमार जी ने सोचा भी तो किशनगंज में ही बने, ये क्यों सोचा? नहीं सर, आप जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं सर, नीतीश कुमार ने जरूर सोचा और क्या सोचा, लेकिन आज भी अब बंगाल की मिसाल दे रहे हैं। बंगाल की यूनिवर्सिटी जिस तेज की रफ्तार से यूनिवर्सिटी सेंटर एएमयू की चल रही है, उस लिहाज से अगर हम बात करें तो आज भी किशनगंज यूनिवर्सिटी वो अपनी तारीख लोगों को याद है सर, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। आज तक वो बिल्डिंग भी नहीं बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना सर। इसका जवाब मैं दूं? बर्दाश्त करनी चाहिए लोगों को। इसके असल जो जिम्मेदार हैं यहां के मेंबरान पार्लियामेंट क्या करते रहे? सिर्फ किशनगंज में चौराहे पर, चौक पर और मोहल्ले में बोलेंगे। पार्लियामेंट में लगातार कांग्रेस के सांसद रहे, क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों नहीं काम रोको प्रस्ताव लाया पार्लियामेंट में? क्यों नहीं पार्लियामेंट में काम रोको प्रस्ताव लाते, बोलते कि पहले इस पर बहस करो? यह काम मैनेजमेंट का था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि किराए का मकान लेकर मैनेजमेंट इस काम को शुरू करे। यह काम मैनेजमेंट का था। लेकिन सर आपके कि मालूमात के लिए बता दो, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी देख लीजिए, उसके मैनेजमेंट ने कैसे काम शुरू कर दिया। किराए के मकान से काम शुरू किया और आज उनकी बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो जो बिहार सरकार की जिम्मेदारी थी, जो नीतीश कुमार की जिम्मेदारी थी, वो जमीन देने की थी। जमीन दिया उन्होंने, उस पर तामीर का काम, यह करने की जिम्मेदारी आपके मैनेजमेंट की थी, एएमयू के मैनेजमेंट की थी, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। और अगर कोई फंडिंग की रुकावट आ रही थी
तो यहां से जो सांसद लोग जीत कर गए थे, जितना जोर से किशनगंज में बोलते हैं, उसकी आधी ताकत लगाकर पार्लियामेंट में अड़ जाते, दुनिया देखती। सर जिस 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 फंड की बात करते हैं सर, जब एमयू काम होता है उसके बाद आपकी अलायंस की सरकार सेंट्रल में आ गई और ये तकरीबन ये दूसरा टर्म चल रहा है आपकी अलायंस यानी बीजेपी और आपकी जो अलायंस है उसकी सरकार, आज तक वो फंड आया नहीं सर। तो वो बात तो एक कहानी ही बन के रह गई। लेकिन हम आप दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे सर। आप एक तरह से बिहार में जनता दल यूनाइटेड के एक मुस्लिम चेहरे हैं, लेकिन जैसे जैसे जब भी देश में या फिर बिहार में मुसलमानों की एक हिमायत हो या उसके खिलाफ में बात आती है तो उसकी नुमाइंदगी आप करते हैं सर, ये हम लोगों ने देखा है। अभी कुछ दिन पहले आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने सरकारी मदरसों या मदरसों को बंद करने का एक तरह से ऐलान किया है सर, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? उन्होंने सिर्फ मदरसों की बात नहीं की है, उन्होंने मदरसे प्लस संस्कृत विद्यालय की भी बात की है कि जहाँ जहाँ धार्मिक और रिलीजियस तालीम होती है, शायद उनको पता नहीं है कि भारत में शिक्षा नीति केंद्र सरकार तय करती है और किसी के भी धार्मिक शिक्षा पर कोई भी माई का लाल, कोई हुक्मरान रोक ही नहीं सकता है। ये संविधानिक अधिकार है, ये संविधानिक वही हम अधिकार ये है। संविधानिक अधिकार है। फिर इस तरह के बयान एक चीफ मिनिस्टर और आपकी अलायंस सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नीतीश कुमार काम के इम्पोर्टेंस देते हैं, काम करते हैं। बाकी बोलने के लिए तो क्या क्या लोग नहीं बोलता है। जितना काम नीतीश कुमार ने बिहार में किया, चाहे मदरसे का हो, आपको याद है 2003 तक, 2003 में मैं आई विटनेस हूं। इसी बिहार के हमारे मदारिस के असातिज़ा, मुफ्ती, हाफिज, कारी, आलिम लालू जी के शासन में बेली रोड पर लाठी से पीटी जाते थे। तनख्वाह कितनी मिलती थी? 5,000, 7,000, 9,000, इससे बेशी नहीं थी। वो भी 2 साल 3 साल पर, कभी 6 महीना, कभी 3 महीना। कोई आपको किराना दुकान वाला गल्ला भी नहीं देता था कि ये मौलवी साहब लौटाएगा कहां से। लेकिन नीतीश कुमार जब सत्ता में आए 2005 में, तो जो उस वक्त वेतन मिल रहा था, उस वेतन में 700% वृद्धि किया, इजाफा किया। 300% इजाफा किया। फिर 6 पे दिया। अब उसके बाद वेतनमान के साथ 6 पे आज जितने पुराने मदरसे वाले हमारे हैं वो 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 तक उनकी सैलरी है। उनके बच्चे अब डॉक्टर बन रहे हैं, उनके बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, उनके बच्चे स्टेट सर्विस कमीशन में आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने ये काम किया, कहां किसी ने रोक दिया? बता दें। चलिए सर, जाते जाते अब आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे, क्योंकि बिहार में विधानसभा इलेक्शन चल रहा है। लेकिन जब जैसे ही हम इलेक्शन के मुद्दे पे आते हैं तो सबसे अहम सवाल हो जाता है कि आपकी जो अलायंस थी लोजपा सर, चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जहाँ जहाँ नीतीश कुमार की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे, हमारा कैंडिडेट वहीं से खड़ा होगा। इसका क्या अर्थ होता है सर? इसको आप कैसे देखते हैं? बिहार में तनहा लीडर ऐसे हैं नीतीश कुमार, जिनके फेस के बराबर किसी का फेस नहीं है, और ना ही जनता के बीच वह हैसियत किसी की है। और सब लोग उन्हीं से लड़ करके जनता के बीच अपना कुछ रेट उठाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बिहार की जनता मुकम्मल तौर से भरोसा कर चुकी है और मन बना चुकी है कि नीतीश कुमार ने बिहार को जहां पहुंचा दिया है, थोड़ी सी अगर गलती करेंगे किसी भी धर्म, मजहब, बिरादरी, जात के लोग, तो फिर बिहार वहीं लौट के चला जाएगा। अब बिजली कटती है तो खबर छपती है ना,
कि बिजली कटी है, ये खबर छपती है। जरा सा लोग गलती करेंगे ना तो शायद खबर ये अब छपेगी कि इस हफ्ते 3 घंटा बिजली मिली है। अभी सड़क पर जो गाड़ियां चल रही हैं ना, तो ये खबर छप रही है ना कि फला सड़क जाम है। क्यों भाई? तो गाड़ियां बहुत उतर गई हैं। कोई अच्छा मकान बनाता था डर से, कोई बढ़िया गाड़ी पहले खरीदता था डर से, खौफ था मकान अच्छा बनाएंगे फोन आ जाएगा, अच्छी गाड़ी खरीदेंगे लेवी का फोन आ जाएगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अब आज के डेट में किसी रंगदार की औकात है किसी बाहुबली की औकात? नीतीश कुमार के शासन में किसी बाहुबली की औकात है कि वो मार्केट में हैबक क्रिएट कर दे और किसी को हड़का करके लेवी वसूल ले? कानून सूद समेत सारे जुर्मों का हिसाब किताब फाइनल कर देगा और जनता काम की बुनियाद पर नीतीश कुमार को वोट दे रही है और अपार एपिसोड मेजॉरिटी से सरकार बनेगी। बाकी किसका कहां एजेंडा सेट है वो भी हम बाहर